Hello everyone, my name is Surendra Kumar and welcome to the e-learning class. MBPSC मेंस के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज़ के अंतर्गत MBPSC मेंस में पेपर 1 का पार्ट ए कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लगभग अपना एक टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन, जिसके अंतर्गत हमने ऋग्वैदिक काल को या अर्ली वैदिक एज को कंप्लीट कर लिया था। और फिर हमने इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था जो आपका उत्तर वैदिक काल है, पोस्ट वैदिक पीरियड भी जिसको हम कहते हैं। ठीक, सो इसके अंतर्गत हम 1000 से 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे थे। ठीक, सो इसमें आपको आई थिंक लेक्चर नंबर 1 जो था जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 7 और 8, ठीक है। सो लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 जो है वो 2 पार्ट आपको इसमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था उत्तर वैदिक काल के बारे में सामान्य जानकारी देखी थी, भौगोलिक विस्तार वगैरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। ठीक, लेक्चर नंबर 8 की अगर हम बात करें तो हमने उत्तर वैदिक काल में या पोस्ट वैदिक पीरियड में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। ठीक, तो अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले इन लेक्चर्स को कंप्लीट करें, देन उसके बाद आप लेक्चर नंबर 9 को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, साथ ही साथ आप उससे कनेक्ट भी हो पा रहे होंगे, एक कनेक्टिविटी आपके दिमाग में बन रही होगी, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक, सो अब हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 9 है। इसके अंदर हम आगे सामाजिक व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं कि भाई उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप ने अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे या ऋग्वैदिक काल आपने पढ़ा होगा तो उत्तर वैदिक काल आपको ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा कि भाई ऋग्वैदिक काल में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे अन्य चीज़ें हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, ठीक है, चाहे इसके आगे हम धर्म की बात करें, तो आप उसको कब समझ पा रहे होंगे जब आपने उत्तर वैदिक काल समझने से पहले ऋग्वैदिक काल वाला फेज पढ़ा होगा या आपने 1500 से 1000 BC का टाइम पीरियड पढ़ा होगा। तो वहाँ जो चीज़ें हैं तो उन्हीं में हमें ये देखना है कि भाई हमें आगे क्या चीज़ें मिल रहा है, किस तरीके से चीज़ें आगे चल रही हैं या आगे हो रही हैं। तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे या उनको करेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मध्य प्रदेश PSC या MBPSC मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, चाहे आप 2020 की बात करें, चाहे आप 2021 की बात करें, मतलब आप 2020 की बात करें या 21 की बात करें, तो दोनों के लिए ही आपका ये वीडियो क्या होगा, हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम नया एग्ज़ाम पैटर्न जो है, जो पैटर्न एग्ज़ाम में चेंज हुआ है 2020 का जो अपडेट है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। ठीक, तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखें, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कराई हैं, सिलेबस वगैरह भी डिस्कस कराया हुआ है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कराई हैं। तो आप प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस जरूर देखें। ठीक, साथ ही साथ आगे अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको फेसबुक पेज ज्वाइन करना है। ठीक है, फेसबुक पेज आप ज्वाइन कर लेते तो वहाँ से आपको ये लेक्चर के नोट्स, PDF सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही होंगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो रही होंगी। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम सामाजिक जीवन की बात करने वाले हैं कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन जो था या समाज जो था उसका क्या स्वरूप था, किस तरीके से चीज़ें यहाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक, तो अब जैसा कि मैं आपको बात अगर बताऊं यहाँ पर, तो ऋग्वैदिक काल का समाज आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके पहले अगर आप बात करो तो सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ रहे थे तो उनका समाज या सामाजिक जीवन भी आपने पढ़ा हुआ है। तो जब इन दोनों को पढ़ोगे तो फिर आप तीसरा फेज आप देखोगे तो आपको क्या पढ़ना है, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन या समाज पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल हमने जो पढ़ा है, ठीक है, ये अर्ली वैदिक पीरियड हमने पढ़ा है, उनका समाज कैसा था। ठीक, तो आपने देखा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में समाज में हमें किसी तरह की कोई बुराई देखने नहीं मिलती, किसी तरह का कोई हमें यहाँ पर प्रॉब्लम देखने, तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि भाई समाज जो है वो 4 वर्गों में बटा हुआ है। प्रशासक वर्ग है, ठीक है, एक आपका उद्योग व्यवसायी हैं, ठीक है, दूसरा आप देखोगे तो मजदूर वर्ग है। तो ठीक है, इस तरीके से ये बटा हुआ था 4 वर्गों में। फिर हमने क्या देखा कि भाई जब हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो ऋग्वैदिक काल में भी हमने देखा कि भाई समाज जो था वो यहाँ पर भी 4 वर्गों में ही बटा हुआ था, लेकिन जो वर्गों का विभाजन था वो अब क्या हो गया था, वर्णों के आधार पर हो गया था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ठीक, पर इनमें किसी तरह की हम देखें अगर तो कोई बुराई नहीं थी। ठीक है, यूँ क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें थी वो क्या हो रहा था, कर्म के हिसाब से हो रहा था ना, कि भाई जो वर्ण है उसका चयन किसके हिसाब से हो रहा है, कर्म के हिसाब से, कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका वर्ण क्या हो जाएगा, फिर वैसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ आकर क्या हो जाएगा समाज में, या हम अगर बात करें कि सामाजिक जीवन में, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, चेंज आ जाता है। ठीक है,
और सबसे बड़ा जो चेंज है वो क्या है कि भाई अब यहाँ पर चीज़ें जो थी, अब वर्ण व्यवस्था को हम देख रहे हैं तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर जो है वो कर्म के स्थान पर अब क्या हो गई, जन्म पर आधारित हो गई। और जब जन्म पर आधारित हो गई तो यहाँ से फिर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, निचले वर्ण के जो लोग हैं तो उनके साथ क्या होने लगता है, यहाँ पर उनके अधिकारों में कमी होने लगती है, या उनके साथ एक अलग तरीके का यहाँ पर व्यवहार देखने मिलता है। तो इसी के साथ क्या होता है, फिर यहाँ से आप देखोगे तो समाज जो है, ठीक है, समाज में या सामाजिक जीवन में प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती चली जाती है। ठीक है, चाहे हम महिलाओं की स्थिति की बात करें या हम जितनी भी चीज़ों की बात करें, मैंने आपको बताया था कि सामाजिक जीवन में लगभग आपको उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है कि भाई समाज का स्वरूप कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, शिक्षा का स्वरूप शिक्षा कैसी थी, मनोरंजन, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई जानकारी, तो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद हैं, अरण्यक है, तो इनसे ही हमें क्या होती है, सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, समाज की अगर हम मूल इकाई की बात करते हैं तो समाज की मूल इकाई यहाँ पर क्या मानी जा रही है, परिवार को ही माना जा रहा है। संयुक्त परिवार ही समाज की क्या मानी जा रही है, यहाँ पर मूल इकाई मानी जा रही है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था ना कि सबसे छोटी इकाई अगर हम बात करें तो कुल या परिवार है, और सबसे बड़ी इकाई हमने क्या देखी थी भाई, जनपद है। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ हम देख चुके थे। समाज आमतौर पर क्या है, यहाँ पर पितृसत्तात्मक है। ठीक है, इसके पहले भी आप अगर बात करोगे ऋग्वैदिक काल में तो भी पितृसत्तात्मक था, लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता में हम बात करते हैं तो समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। देखो कंपैरिजन में आपको इसलिए पढ़ना है कि चीज़ों में क्लियरिटी रहेगी, भाई पहले कैसी चीज़ें थी, फिर कैसी हुई, फिर कैसी हुई और आगे कैसी होंगी, तो एक कनेक्टिविटी आपके दिमाग में बन रही होगी। लेकिन परिवार के मुखिया जो थे उनके अधिकारों में क्या हो गई, यहाँ पर वृद्धि हो गई या इंक्रीमेंट। आपको पता है जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था या लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि भाई राजा के अधिकारों में भी यहाँ पर क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी ना। राजा पहले क्या था, राजा के अधिकार क्या थे, उत्तर वैदिक काल में सीमित थे, यहाँ पर राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई। तो लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। वैसे क्या होता है कि जो परिवार के मुखिया हैं या पितृसत्तात्मक जो समाज है, तो फिर जो मुखिया है उस मुखिया के अधिकारों में क्या हो गई, यहाँ पर वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो हम अगर बात करें तो मूल परिवर्तन जो था वहाँ पर वो क्या था, वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था जो है वो अब कर्म के स्थान पर क्या हो गया, जन्म पर आधारित होने लगी। मतलब जो व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म लेगा वो व्यक्ति क्या है, उसी वर्ग का या उसी वर्ण का कहलाएगा। ठीक है, चाहे अगर वो शूद्र होगा और शूद्र वर्ण में ही भी जन्म लेता तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, शूद्र ही कहलाएगा, और उसके साथ वही सारी चीज़ें होंगी जो पहले से चलती चली आ रही हैं। ठीक, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई आप इस चीज़ को आप बदल सकें। पहले ऑप्शन था कि कर्म के आधार पर आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को बदल सकते हो। और हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि भाई हमें कुछ एग्जाम्पल भी ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनमें हम ये कह पा रहे हैं या हमें ऋग्वेद में ये जानकारी मिल रही है कि भाई इनका जो वर्ण था वो कुछ और था और कर्म करके इनने अपना वर्ण क्या कर लिया, बदल लिया। ठीक, तो यहाँ पर आपको यही चीज़ बतानी है, यही चीज़ आपको मेंशन यहाँ पर करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ आप बताओगे कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या है कि कर्म और जन्म के आधार पर, अगर यहाँ पर हम अगर बात करें कि भाई कर्म नहीं जन्म के आधार पर यहाँ पर वर्ण जो था उसका व्यवस्था थी या सिस्टम था, तो आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हो कर्ण को। ठीक है, आपने महाभारत के टाइम पीरियड की बात अगर आप करें 950 BC के आसपास की, तो आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता सकते हो कर्ण। ठीक है, तो इन्हें सूतपुत्र माना जाता था, इनके साथ उसी प्रकार का क्या किया जाता है, जातिवाद या जातिवाद इनके साथ आपको देखने के लिए मिलता है कि भाई शिक्षा ग्रहण नहीं करने देते हैं या इस तरीके की चीज़ें होती हैं। हालांकि ये थे क्षत्रिय पर इनको ये चीज़ पता नहीं थी। ठीक है, तो ये सूतपुत्र माने गए या सूतपुत्र के रूप में इन्हें अपना जीवन व्यतीत किया। तो आप देख पाते हैं कि हाँ, इन्हें युद्ध की शिक्षा नहीं लेने दिया गया, इस तरीके की चीज़ें हुई, तो आप उनसे अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर रही होंगी। ठीक है, यह जातिवाद हमें यहाँ पर साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कर्ण है। ठीक है, एकलव्य को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एक कबीले से वो आते हैं, एक छोटे कबीले से आते हैं, एक प्रकार से क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, तो उनके साथ भी क्या हुआ, इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब साथ ही साथ क्या होता है कि अनेक श्रेणियों का उदय हो जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, जाति में ये परिणत होने लगता है। मतलब क्या होगी, और भी इसकी उपजातियाँ बन जाएंगी ना। जैसे उदाहरण चर्मकार है, रथकार है, धातुकार है, इनकी पृथक जातियाँ बनने लगती हैं और फिर क्या होता है, समाज में जातिवाद और इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ से देखने के लिए मिलती है। तो आप इसको आपको याद भी रखना है, क्योंकि जब आप ऐसे लिख रहे होंगे जातिवाद के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर जब मेंशन आप कर रहे होंगे तो आप बता सकते हैं कि भाई जातिवाद का पहला एग्जाम्पल या पहला उदाहरण हमें इतिहास में यहाँ देखने मिलता है और यहाँ इस तरीके की व्यवस्था थी। ठीक है ना, मैं हालांकि अपने हर वीडियो में ये बात आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, चाहे हम ऐसे की बात करें या अपने आंसर राइटिंग की बात करें या हम पॉलिटी की बात करें, तो कहीं भी पढ़ी हुई बात को आप किस तरीके से दूसरे सब्जेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं या उसको इंटरलिंक कर सकते हैं जिससे आप आंसर को और बेहतर बना सकें। ठीक, हालांकि इस काल में अस्पृश्यता की भावना का विकास नहीं हुआ था। मतलब हम कह सकते हैं कि जो छुआछूत है, जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, तो इसकी भावना का विकास अभी नहीं हुआ था। ये आगे वाले फेस में आपको ज़रूर देखने मिलेगा। ठीक है,
तो अभी इसका विकास नहीं हुआ। लेकिन हमें जातिवाद देखने जरूर मिल रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था है अब वो जन्म के आधार पर हो गई, और जातिवाद देखने मिल रहा है। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो निम्न जाति के हैं तो उनके अधिकारों में कटौती कर दी गई, उनके अधिकारों में कमी कर दी गई। तो ये चीज़ आपको आगे देखने के लिए मिल रही होगी इसी टाइम पीरियड में, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में क्या होगा, यहाँ पर कठोरता देखने के लिए मिलती है, मतलब कठोरता या जटिलता देखने मिलती है। जटिलता यहाँ पर आने लगती है कि समाज अभी भी 4 वर्णों में बटा है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या देखने मिल रहा है, जटिलता देखने मिल रही है, या कुछ चीज़ें हमें ऐसी देखने मिल रही हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, सही नहीं है। जैसे आप देखो कि शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई, ठीक है। शूद्रों की स्थिति में क्या हो गई, गिरावट आई। इससे क्या हो गया, शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, कि जो निचली जाति के लोग हैं या जो शूद्र कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको शिक्षा से यहाँ पर वंचित कर दिया गया, उनको शिक्षा का अधिकार उनका छीन लिया गया, ठीक है। उपनयन संस्कार जो था उसका अधिकार छीन लिया गया, ठीक है। शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक माना है। हालांकि ये चीज़ हमने ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में भी देखी थी, और इसके लिए एक वर्ड भी आया था, अनन्य प्रेष्य, ठीक है। तो ये कहा गया है शूद्रों को, ठीक है, भाई शूद्र जो है वो तीनों वर्णों के क्या है, सेवक है। तो ये चीज़ वहाँ भी हमने देखी हुई थी। तो देखो कंपैरिजन करके आप चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो आपको इसमें एक तो समस्या ये है कि कन्फ्यूजन नहीं होगा और हम चीज़ों को भूलेंगे नहीं। हमें एक कंपैरिजन रहेगा कि भाई हमने सिंधु घाटी सभ्यता का समाज पढ़ा तो कैसा था, अगर हम ऋग्वैदिक काल की समाज की बात करें तो समाज कैसा था, ठीक है, और आगे की टाइम पीरियड की बात करें तो समाज कैसा था। तो यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, और आई थिंक आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को लिख भी पा रहे होंगे मेंस के अंदर। अगर हम चीज़ों को समझ रहे हैं ठीक तरीके से फीलिंग के साथ तो फिर हम उनको लिख भी सकते हैं। सेकंड हमने क्या देखा, महिलाओं की स्थिति। देखो समाज हमें कहीं भी पढ़ना हो, हमें इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना है भाई। सबसे पहले समाज का स्वरूप हम देखेंगे, महिलाओं की स्थिति देखेंगे, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मनोरंजन के बारे में बात करेंगे, उनका भोजन शैली कैसी थी, पहनावा या खान पान कैसा था। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में 4-5-6 पॉइंट्स के बारे में हम 5 नंबर भी बना सकते हैं इसी से, ठीक है। और अगर 11 नंबर में हमें इन्हीं बातों को लिखना तो हम 11 नंबर भी बना सकते हैं, ठीक है। मटेरियल हमारे पास सफिशिएंट है, 11 नंबर भी इससे डिजाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। महिलाओं की स्थिति या हम दशा की बात करें तो इसमें हमें थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। महिलाओं को कुछ अधिकार नहीं थे या उनसे कुछ अधिकार यहाँ पर उनके समाप्त कर दिए गए। जैसे हम बात करें कि उपनयन संस्कार जो अधिकार था महिलाओं का, ये समाप्त कर दिया गया था। सभा समिति या बिदत नामक जो संस्था थी, हालांकि बिदत तो यहाँ पर उसका महत्व खत्म हो गया था, पर सभा समिति भी इनमें क्या हो गई थी, इनका महत्व भी बहुत काफ़ी कम हो गया था, और बिदत को हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर फिनिश ही कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो सभा समिति जो थी यहाँ पर उसमें महिलाओं से अधिकार छीन लिया गया था कि भाई महिलाएं इसमें शामिल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। यज्ञ आदि में भी ये देखने मिलता है कि महिलाओं की अनुपस्थिति यहाँ पर रहती है या उनसे ये अधिकार छीना जाता है। तो ये अधिकार आप लिख सकते हैं कि महिलाओं के इन अधिकारों में क्या हो गई, गिरावट आ गई। हम एक तरीके से कह सकते हैं गिरावट आ गई है ना एक, ठीक है। कुछ हमें हो सकते हैं इसके साक्ष्य हमें कुछ देखने मिले, कुछ परसेंट, ठीक है, बट हम ये कह सकते हैं कि भाई इन चीज़ों में गिरावट हो गई, या इन चीज़ों को क्या करती है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रोकने का यहाँ पर प्रयास किया गया, ठीक है, या इनको खत्म करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ आप देखोगे कुछ प्रथाएं जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी या उत्तर वैदिक काल में नहीं थी, वो प्रथाएं यहाँ पर स्टार्ट हो गई। जैसे आप देखोगे कि बाल विवाह यहाँ पर स्टार्ट हो गया, इसके कुछ साक्ष्य वगैरह मिलते हैं, ठीक है। बहु विवाह यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ठीक है। विधवा विवाह यहाँ पर स्टार्ट है, ठीक है। बहुपत्नी प्रथा भी स्टार्ट है। तो ये चीज़ें कुछ प्रचलन में यहाँ पर आ गई, और हालांकि इन चीज़ों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। 2 टर्म्स आते हैं तो ऐसा मुझे लग रहा था कि 3 नंबर में कहीं पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान रख सकते हैं। एक सधो वधू है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी छात्राएं, ठीक है, जो विवाह की पूर्व वेद मंत्रों तथा यज्ञ आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं, उनको सधो वधू कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मवादिनी, तो आजीवन वैदिक शिक्षा ग्रहण करने वाली महिलाओं को ब्रह्मवादिनी एक टर्म दिया गया है, या ब्रह्मवादिनी कहा गया है। तो इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रखने का प्रयास करेंगे। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को प्रत्येक अवस्था में पुरुषों के अधीन बताया है। ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। ये चीज़ हालांकि पहले नहीं थी ना ऋग्वैदिक काल में, तो अब आप इसको बता सकते हो कि स्त्रियों को प्रत्येक अवस्था में पुरुषों के अधीन बताया है, कि भाई जो महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं वो हमेशा क्या होंगी, या हर अवस्था में क्या होंगी, पुरुषों के ही अधीन यहाँ पर बताई गई हैं। तथा उनकी तुलना जो है वो जुआ शराब जैसी बुराइयों से भी कर दी गई है, ये भी बताया गया है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण की अगर हम बात करते हैं, हालांकि हम इनको आगे पढ़ेंगे ऐतरेय ब्राह्मण और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वैदिक साहित्य में। ऐतरेय ब्राह्मण में मनुष्य के समस्त दुखों का कारण ही किसको बता दिया, स्त्रियों को बता दिया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समाज में एक तरीके से महिलाओं की स्थिति को यहाँ पर बता रही हैं कि महिलाओं की स्थिति अब पहले जैसी नहीं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समाज में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति से काफ़ी बेहतर थी, लेकिन अगर हम पहले के टाइम से कंपैरिजन करें या हम सिंधु घाटी सभ्यता से या ऋग्वैदिक टाइम पीरियड से कंपैरिजन करें, तो हम ये पाते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी या बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं थी, और हालांकि बहुत बुरी भी नहीं थी, है ना। एक हम मीडियम फेस की बात कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों में यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिल रही है, तो उसी चीज़ को आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करना है या बताना है, ठीक। अथर्ववेद की अगर बात करते हैं तो अथर्ववेद में स्त्रियां, अथर्ववेद के अनुसार अगर हम बात करें तो स्त्रियों के 4 पति होते हैं, ये कहा गया है अथर्ववेद में, ठीक है, कि स्त्रियों के 4 पति होते हैं। एक सोम है, एक अग्नि है, गंधर्व है, और एक वास्तविक पति है, रियल
हस्बैंड, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर बताई गई। हालांकि इन सारे पॉइंट्स को जरूर आवश्यकता नहीं है कि इन सारे पॉइंट को मेंशन करो। अब शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, कुछ 2-3 चीज़ें यहाँ पर एग्जाम्पल जब आप लिख रहे हो तो उनमें आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दे दी हैं, ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ों का नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण में अनेक विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख हमें मिलता है। इसको हम वैदिक साहित्य में भी डिस्कस करने वाले हैं आगे। अगर हम बात करें, एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस काल में विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता था और समाज में अनुलोम विवाह की मान्यता थी। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ऋग्वैदिक काल में कि अनुलोम विवाह कोई समाज में मान्यता दी गई थी, प्रतिलोम विवाह जो था उसको मान्यता नहीं दी गई थी, ये समाज इसको स्वीकार नहीं करता था, ठीक। इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि अनुलोम विवाह में क्या होता है कि जो लड़का होता है वो उच्च कुल का होता है और लड़की जो होती है वो क्या होती है, निम्न कुल की होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रतिलोम विवाह में क्या हो जाता है, इसका इन्वर्स हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कि लड़का जो है वो अब निम्न कुल का होगा और लड़की उच्च कुल की हो जाएगी। तो इस तरह के विवाह को यहाँ पर मान्यता नहीं दी गई है, इस तरह के विवाह को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के आधार पर आप समाज को डिफाइन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, ठीक। आगे हम शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा यहाँ पर मौखिक रूप से ही दी जाती थी और आपको पता है कि भाई यहाँ पर वेदों की शिक्षा है, ठीक है, और इसी तरीके की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, धर्म से कहीं ना कहीं क्या होती है, रिलेट करती है, इससे संबंधित होती है। अलग अलग वर्णों के, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है शिक्षा में कि अलग अलग वर्णों के लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो निर्धारित कर दिया कि भाई अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको संस्कृत या इस तरीके की शिक्षा लेना है, ठीक है। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको युद्ध संबंधी या इस तरीके की शिक्षा लेना है, ठीक है। अगर आप व्यापारी या वैश्य हैं तो आपको इस तरीके से शिक्षा लेना है, और अगर आप शूद्र हैं तो आपको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर आप के लिए ये चीज़ डिफाइन है कि आप इतना ही पढ़ सकते हो या इतना ही कर सकते हो। तो इस तरीके की व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने मिल रही है पहली बार। इसके पहले शिक्षा में ऐसा सिस्टम नहीं था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आप देख रहे हैं कि भाई मौखिक शिक्षा वहाँ भी दी जा रही थी, पर समान रूप से सभी के लिए शिक्षा वहाँ पर अनिवार्य थी, शिक्षा सब प्राप्त कर सकते थे। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो इस चेंज को भी आपको यहाँ पर माइंड आउट करना है कि भाई यहाँ पर क्या था, शिक्षा अलग अलग कर दी गई सभी वर्णों के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ ब्राह्मण जो, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो शूद्र हैं उनकी स्थिति में यहाँ पर काफ़ी गिरावट आ गई, उनसे शिक्षा का अधिकार उनका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें कटौती कर ली गई है, इसमें कमी कर ली गई है। इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई इसको ख़त्म करने का यहाँ पर प्रयास हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। खान पान शैली की अगर हम बात करते हैं तो आप बता सकते हैं कि खान पान शैली इस समय भी क्या थी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार की थी, ठीक है। और दोनों ही तरह के भोजन यहाँ पर क्या थे, प्रचलित थे। परंतु इस काल में कृषि में परिवर्तन के साथ अगर हम देखो क्या चीज़ बताई थी मैंने आपको, भाई पहले ये सप्त सिंधु प्रदेश में थे, तो यहाँ पर इनका जो पशुपालन था वो इनका पहला पेशा था, ठीक है। और दूसरा पेशा इनका अगर हम बात करें तो कृषि था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आकर चीज़ें बदल जाती हैं और यहाँ आकर सिंधु प्रदेश से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। और ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ था, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर कृषि को फर्स्ट पेशा बना लेते हैं और पशुपालन को सेकंड बना लेते हैं। जब कृषि को फर्स्ट पेशा बनाया तो इसका मतलब क्या है, भाई पहले ये जब यब या जौ की खेती यहाँ पर करते तो उसके साथ साथ हमें अनेक चीज़ें और यहाँ पर देखने मिल रही है, जिनमें आपका शामिल है गेहूँ है, चावल है, उड़द है, ठीक है, ठीक है, मछली है, रोटी है, नमक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि भाई इन सारी चीज़ों को इनने क्या कर दिया था, अब स्टार्ट और कर दिया था, क्योंकि अब इनका मुख्य पेशा क्या बन गया था, पशुपालन बन गया था। हालांकि हम इसको अर्थव्यवस्था में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहनावा या वेशभूषा की बात करें तो ये लगभग आप कह सकते हो कि ऋग्वैदिक काल की तरह ही है, ठीक है। जो चीज़ें वहाँ थी, कपास, सूती वस्त्र है, मृग चर्म है या ऊन से बने हुए कपड़े हैं, इन चीज़ों का ये क्या करते थे, जनरली यहाँ पर प्रयोग करते थे। तो लगभग चीज़ें सेम है। आप एक लाइन में भी इस बात को कह सकते हैं कि भाई लगभग ऋग्वैदिक काल के समान है, एग्जाम में अगर आप लिख रहे हैं तो। मनोरंजन की बात करें तो ये भी लगभग आपका क्या है, ऋग्वैदिक काल के ही समान है। वही पासा खेलना, ठीक है, चौपड़ खेलना, पासा खेलना, ठीक है, ठीक है, रथ दौड़ है, इस तरह की चीज़ें जो थी तो वो इनके मनोरंजन का यहाँ पर साधन था, ठीक। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं तो हम इनके बारे में और बात कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन मिलता है, तो ये हमने हालांकि वहाँ भी पढ़ा था, वहाँ दासों की स्थिति काफ़ी ठीक ठाक थी और यहाँ भी बहुत ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने नहीं मिल रहा है। दासों को केवल घरेलू कार्य कराए जाते थे, कृषि संबंधी या मजदूरी वाले ऐसे कामों से कोई इस तरीके के कार्य यहाँ पर नहीं कराए जा रहे। मतलब यहाँ पर दासों का उल्लेख तो मिलता है, बट उनकी स्थिति क्या है, ठीक ठाक है यहाँ पर, ठीक है। इस काल में हम बात करते हैं तो आश्रम व्यवस्था का उदय भी हुआ था। एक हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, सूत्र काल में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आश्रम व्यवस्था है, पुरुषार्थ है, ठीक है, विवाह है या संस्कार हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी डिटेल से, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन नहीं किया है। बस आके आंसर राइटिंग में आप जब लिख रहे होंगे तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि भाई इस काल में हमें आश्रम व्यवस्था का उदय भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें 4 प्रकार के आश्रम के बारे में बताया है ना, 0 से 25, 25 से 50 साल, ठीक है, 50 साल से 75 साल और 75 साल से 100 साल। तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। 16 संस्कारों के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है, इनको भी हम पढ़ेंगे, सारे 16 के 16 के एग्जाम में भी आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन बना भी है आपका, ठीक है, लास्ट ईयर ना।
उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन हुआ। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में ऋषियों के नाम पर जो है वो 7 प्रकार के गोत्रों की चर्चा भी मिलती है। गोत्र प्रथा की बात, गोत्र तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऋग्वेदिक काल में हमें गोत्र के बारे में चर्चा मिलती है, पर गोत्र प्रथा जो है, ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, 7 गोत्रों की चर्चा भी हमें देखने यहाँ पर मिलती है, जिनमें वैदिक ऋषियों के नाम पर ही इनके नाम रखे गए हैं। जिनमें हम बात करें तो भरद्वाज है, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, भृगु, विश्वामित्र तथा कश्यप। तो इन 7 के नाम पर 7 गोत्रों की चर्चा भी करी गई है। बाद में अनेक गोत्र और अस्तित्व में आए हैं, इनको जोड़ा गया है। जिनमें हम बात करें तो बस्त है, ठीक है, अगस्त्य करके जो है वो 8वां गोत्र माना जाता है। तो आप एमसीक्यू में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। हो सकता है यहाँ से कभी कोई एमसीक्यू बन जाए कि बताओ इनमें से कौन सा जो है वो गोत्र में शामिल है या नहीं है, तो इस तरीके से बन सकता है। गोत्र क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पर गाय और उसके पूरे जहाँ रखा जाता था उसी स्थान को क्या कहा जाता है, गोत्र कहा जाता है, या उसको किससे कनेक्ट किया जाता है, गोत्र से कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में गाय के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सारी चीज़ें क्या थी, गाय पर आधारित थी, या गाय एक वहाँ पर परम पूज्य पशु के रूप में माना जाता था, या इसको सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है, अभी भी हम देखते हैं कि आज के वर्तमान समाज में या ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में या उसके बाद के समय पीरियड में गाय को है ना एक प्रमुख पशु के रूप में माना गया है, भगवान की तरह इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। गोत्र प्रथा यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। गोत्र प्रथा का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जिससे आपके मूल वंश की उत्पत्ति हुई मानी जाती है, कि मान के चलो कि जो ओरिजिन पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट क्या है, जिससे ये वंश चल रहा है, ये पीढ़ियाँ चल रही हैं, या एक दूसरी जनरेशन से दूसरी जनरेशन चलती चली आ रही, तो उसका गोत्र प्रथा से क्या कनेक्शन होगा, या जो मतलब जो उसका जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई होगी तो उसे ही हम क्या कहेंगे, गोत्र प्रथा कहेंगे, है ना। कि वह व्यक्ति जिससे मूल वंश की उत्पत्ति हुई है उसे ही हम क्या मानते हैं, गोत्र प्रथा मानते हैं। ठीक है, मूल रूप से जिससे हम कह सकते हैं कि परिवार उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसे ही क्या माना जाता है, गोत्र प्रथा कहा जाता है। और मैंने आपको बताया भी था कि आप देखते हैं कि जो पूजा पाठ होते हैं या इस तरह की जो भी धर्म संबंधी कार्य होते हैं उनमें गोत्रों की चर्चा करी जाती है। गोत्र पूछा जाता है कि भाई आपका गोत्र बताएं क्या है, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि 3 नंबर में कभी ये चीज़ें देखने के लिए आपको मिल जाएँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको मेंशन किया हुआ है। तो आप इनको एक बार ठीक तरीके से ज़रूर। उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि आप फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन कर लें। फेसबुक पेज के थ्रू ही आपको क्या होंगी, चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। ठीक है, जो भी नोट्स हैं, स्लाइड्स हैं, जो पीपीटीज़ हैं, पीडीएफ्स हैं, वो सारे आप फेसबुक पेज से या फेसबुक पोस्ट से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख कर टाइप करके मुझे सेंड कर सकते हैं, तो आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने आगे आने वाले समय में हम और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होंगे, या उनके लिए भी आपके पास सीरीज़ होंगी जिनमें हम हिंदी की बात करें, एथिक्स की बात करें, या पॉलिटी की बात करें। तो ये सब्जेक्ट मेरे द्वारा यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, तो हम इनके लिए भी आगे बात करने वाले हैं, या इनके लिए भी आप क्लासेस आपको आगे मिलने वाली हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आप सीरीज़ से या इस मेंस की सीरीज़ से जुड़ पा रहे होंगे। ठीक है, और जैसे एक बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा चीज़ों को समझने में। सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर सीरीज़ में।